हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है हमारा, आज के वीडियो लेक्चर पे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है और आज के थर्ड लेक्चर पे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं जो है टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, अब देखो ना, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या आपने पढ़ना है, पहले मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज डिस्कस कराई थी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी तीन टाइप की होती है। आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को तीन क्लासेस में डालते हैं। कौन कौन सी? पहली होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी साइक्लो एडिशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तीसरी होती है आपकी सिग्माट्रोपिक पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, अब इसके अंदर आप नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोग पहला जो टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डिस्कस करने वाला है, इसमें हम लोग हमारी पहली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को कवर करेंगे जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, तो देखो ना, क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेंगे कि बताओ क्या होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के टाइप या फिर शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपसे डायरेक्टली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है आपसे पूछा जाएगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उस पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आपने पढ़ना क्या क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो देखो ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें हमने क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, फर्स्टली तो वो समझेंगे। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको दो मोड पढ़ने होते हैं। दो मोड बोलो या फिर दो मोशन बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो दो मोड होता है, एक होता है कॉन मोड, एक होता है डिस मोड। कॉन रोड मतलब कॉन रोटेटरी मोड, ये एक होता है डिस मोड, डिस मोड मतलब डिस रोटेटरी मोड। ओके, तो अपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ये चेक करना होता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि कॉन रोटेटरी मोड क्या होता है, डिस रोटेटरी मोड क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक टॉपिक तो आपका ये बनता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या बनता है, आपने ये बताना होता है वुडवर्ड और हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, यानी कि आपको कोरिलेशन डायग्राम भी सीखना है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर कि कोरिलेशन डायग्राम कैसे बनेंगे। और ये कोरिलेशन डायग्राम किसने दिया था, आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुडवर्ड और हॉफमैन, दो केमिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये कोरिलेशन डायग्राम का नाम क्या पड़ गया था, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि इस मॉलिक्यूल के लिए आप कोरिलेशन डायग्राम बनाओ। तो ये भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कैसे कोरिलेशन डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसका बनता है, एक होता है एफएमओ अप्रोच, एक होता है आपका, सॉरी ये है आपका पीएमओ अप्रोच। ओके, एक होता है आपका पीएमओ अप्रोच, एक होता है आपका एफएमओ अप्रोच। ओके, तो हमने क्या करना है, एफएमओ और पीएमओ अप्रोच को भी पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे, कॉन रोटेटरी मोड क्या होता है, डिस रोटेटरी मोड क्या होता है फॉर 4n+2 टाइप के कंपाउंड के लिए, साथ ही साथ वुडवर्ड और हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और ये जो बचे हुए दो टॉपिक है पीएमओ अप्रोच और एफएमओ अप्रोच, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आपने ये सारी चीजें पढ़नी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन ले रखा है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद लेक्चर बना है। तो हमने यहाँ पर को मैंने आपको रिवीजन के लिए लिखा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है। तो ये बोल रहा है, एज वी नो दैट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन where the bond making and bond breaking occurs simultaneously। जहां पर आपका क्या होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर बॉन्ड मेकिंग भी और बॉन्ड ब्रेकिंग भी, वो क्या हो रहा होगा, साइमल्टेनियस हो रही होगी। ठीक है, ये एक टाइप की कंसंट्रेट रिएक्शन होती है जहां पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही साथ होता है, साइमल्टेनियसली प्रोसीड करता है। ओके, और इस टाइप की रिएक्शन में यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में आपको जो इंटरमीडिएट मिलता है वो हमेशा आपका कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। मतलब जो भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक साइक्लिक होगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि रिएक्टेंट से सीधे डायरेक्टली हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आपको मिलती ही मिलती है, चाहे आप उसे नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, बट नेग्लेक्ट भी कर देते बट फिर भी हम ये बोलेंगे कि इंटरमीडिएट स्टेट बनती ही बनती है। और वो इंटरमीडिएट स्टेट पर्टिकुलरली अगर आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखेंगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये एक टाइप की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा। ओके, अगली चीज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत ही क्या होती है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब जो आपका रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री वही आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, ऐसी टाइप की रिएक्शंस होती है। अगला, ये जो रिएक्शंस होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये हीट यानी कि थर्मल कंडीशन में
और लाइट यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन में ही प्रोसीड होती है, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको कोई सॉल्वेंट, आपको कोई कैटलिस्ट वगैरह की नीड नहीं होती है। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, मे बी आपकी फोटो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो फोटो की प्रेजेंस में हो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो, तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अदरवाइज पक्का पक्का क्या होगा कि आपकी वरना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही होगी, हीट की प्रेजेंस में हो रही होगी, तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, थर्मल रिएक्शन है। तो यही दो रिएक्शन कंडीशन होती है, मतलब अगर आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बना रहे हैं तो वहां पे आपको कभी भी कैटलिस्ट, सॉल्वेंट वगैरह की नीड नहीं दिखेगी, वहां पे ये कंडीशन नहीं ऐड होती है, वहां पर सिर्फ आपको या जो हीट मिलेगी या आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ये तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को हम लोग क्या तीन क्लासेस कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन और लास्ट होती है आपकी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो बहुत आसान रिएक्शन है, मैं आपको बताऊं तो ये लिखा हुआ देखो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, एक टाइप की यूनिमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है। यूनिमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस मतलब मैं आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक टाइप की यूनिमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है। यूनिमोलिकुलर मतलब यहाँ पर को जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। ऐसा नहीं कि देखो ऐसा हो सकता है ना, हम लोग बोलते हैं कोई रिएक्शन ऐसे दिखाते हैं कि ए ने आपका क्या दे दिया, बी, ए आपका रिएक्टेंट है, इसने बना दिया प्रोडक्ट, यानी कि ये जो रिएक्शन है मेरी यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड आपके पास सिंगल एक अकेला मॉलिक्यूल है। अकेला मॉलिक्यूल मतलब यूनिमोलिक्यूल है, यूनि मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ओके, बट आपको पता है रिएक्शंस ऐसी भी तो होती है, हम ए प्लस बी बना देते हैं और इनको बनाते सी, तो ये आपकी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी रिएक्टेंट साइड एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन आपकी बाई मॉलिक्यूलर टाइप हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर टाइप नहीं होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पहला क्लास पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये एक टाइप की यूनिमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। इट मींस इस टाइप की रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट साइड देखेंगे वहां आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, एक मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं देखे जाते हैं रिएक्टेंट साइड पे। ओके, इतनी चीज समझ में आई। और आपको पता है प्रोडक्ट तो एक अकेला ही बनेगा, तो यहाँ पर को क्या है, एक रिएक्टेंट होगा अकेला बेचारा और प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक अकेला होगा। समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक टाइप की यूनिमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। और ये कैसी रिएक्शन होती है, तो ये बोल रहा है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रिएशन ऑफ अ रिंग फ्रॉम ए ओपन चेन कंजुगेटेड सिस्टम through a sigma bond formation and ring opening reaction leading to a formation of a pi bond। ये क्या बोलना चाह रहा, देखो मैंने जैसे आपको अभी अभी बोला, मैंने कहा आपके पास एक अकेला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, एक अकेला प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होगा। ओके, जब भी आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कराएंगे। ओके, तो पहली चीज ये बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है और अगर आप ये देखते हैं कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी ये साइक्लिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराएगा तो आफ्टर रिएक्शन जो ये प्रोडक्ट बनाएगा वो ओपन चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बोलूं कि अगर आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं और आपने देखा कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो ओपन चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये ओपन चेन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? तो ये चीज आपने अपने माइंड पर रखनी है। समझ में आया? तो यही बोल रहा है कि अगर आप क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराएंगे, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ओपन चेन में है, ओपन चेन कंजुगेटेड सिस्टम है आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, तो वो आफ्टर रिएक्शन क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अगर ओपन चेन है तो वो एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से। अभी मैं बताऊंगी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन से मतलब क्या है। ओके, और दूसरी चीज कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में है तो वो आफ्टर रिएक्शन एक ओपन चेन फॉर्म करेगा, और वो कैसे करेगा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखो कि अगर आपका रिएक्टेंट साइक्लिक है तो आफ्टर रिएक्शन वो एक ओपन चेन कंपाउंड देगा, और अगर आपका रिएक्टेंट ओपन चेन है तो वो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन साइक्लिक प्रोडक्ट देगा। तो पहले मैं आपको एग्जांपल ही शो करा देती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ, ये पहला एग्जांपल, ये आपका सेकंड एग्जांपल, दोनों आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अभी रिएक्शन मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, पहले मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपका पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो आपने देखा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहा है, जैसे आप रिएक्शन कंडीशन में देख सकते हैं। आपको पता है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, कैसे पता चला,
क्योंकि आपने रिएक्शन कंडीशन में क्या देखा, फोटो और हीट देखा, ठीक है। तो आपने फोटोन्स भी देखे, हीट भी देखे, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक टाइप की फोटो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही आपकी क्या है, फोटो और हीट की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं है, तो समझ लिया ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ओके, अब ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, हमें कैसे पता, ये साइक्लो एडिशन भी तो हो सकती थी। तो देखो होता क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, ये हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने हीट भी लिखी है, लाइट भी लिखी है, हम चाहते तो हम हीट ही हीट लिखते, हम चाहते तो लाइट ही लाइट लिखते। तो जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो हीट और फोटोन दोनों की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक टाइप की क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ना कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ना ही आपकी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ में आया? तो अभी आप पहला पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना क्लियर, जब आप आगे को पढ़ने लगेंगे तब बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज समझे। अब मैं आपको मेन चीज क्या दिखाना चाह रही थी, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि अगर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, तो हमने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एक ओपन चेन है, तो आप देखो ये आपकी ओपन चेन, ये तो कंपाउंड है, साइक्लिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये ओपन चेन कंपाउंड, और कंपाउंड आपका क्या है 1,3,5 हेक्साट्राइन, यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या है 1,3 हेक्साट्राइन टाइप का 1,3,5 हेक्साट्राइन टाइप का कंपाउंड है, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ये ओपन चेन में है। तो आपको पता है कि आफ्टर, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओपन चेन में है, तो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये किस में कन्वर्ट होगा, एक ये कन्वर्ट होगा साइक्लिक रिंग में, ये क्लोज रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोज। तो देखो ये आपका ओपन था, ये क्लोज बन गया ना, यहाँ पर कोई रिंग तो क्लोज होगी। और ये कैसे होती है, तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से, जब भी आप ओपन को क्लोज में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं था, आपका क्या, आपने देखा यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया? अभी जस्ट रफली समझा रही हूँ, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब दूसरा एग्जांपल देखो, और हाँ, इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये एक टाइप की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तो हो गई, ये तो ठीक है, बट इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को आप बोलते हैं रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा होगा, रिंग को क्लोज कर रहा होगा। पहले ओपन थी, बट आफ्टर रिएक्शन रिंग क्लोज होगी, तो आपने बोला ये एक टाइप की रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। समझ में आया? दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल आप साफ साफ देखिए, ये एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्लोज्ड है। ओके, तो आपको पता है अगर क्लोज्ड है और आप इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो आफ्टर रिएक्शन ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो देखो ये आपका क्लोज था, आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कंडीशन से आप समझ गए कि ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये क्या होगी, आपकी ओपन चेन कंपाउंड बन गई। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप क्लोज से ओपन बनाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख लीजिए पाई बॉन्ड पहले कितने थे, पाई बॉन्ड थे, यहाँ पर को कितने पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, बट आफ्टर रिएक्शन कितने पाई बॉन्ड हो गए, देखो 2 पाई बॉन्ड हो गए ना। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड का एडिशन हुआ, तब आपका प्रोडक्ट बना, वही चीज तो डेफिनेशन पे लिखा है। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पहले डेफिनेशन समझा रही हूँ, तो अब डेफिनेशन समझिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, अब सबसे मेन चीज जो आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मैं समझाती हूँ वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, आप देखिए, ये पॉइंट आपको ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 10 इफ द ओपन चेन पार्टनर, अगर आपने देख लिया कि अगर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं तो आपके पास दो पार्टनर्स है, मतलब एक पार्टनर का एक पेयर टाइप का है। कौन कौन सा पेयर, एक होगा रिएक्टेंट, एक होगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से, ये पेयर में से अगर आपका जो ओपन चेन पार्टनर है उसके पास अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और आपने चेक किया कि वहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, के पाई है, यहाँ पर कोई फिक्स पाई का नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि के पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका साइक्लिक पार्टनर है उसके पास हमेशा क्या होगा, k-2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि k में से 2 को माइनस कर देना, उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन आपके साइक्लिक पार्टनर के पास होंगे, साथ ही साथ एक एडिशनल सिग्मा बॉन्ड भी होगा। समझ में आया? मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। हमने क्या बोला, ओपन चेन पार्टनर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो ये है आपका ओपन चेन पार्टनर, इसके पास के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने बोला के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो के मतलब आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 3 तो पाई बॉन्ड है, बट आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, 3 बॉन्ड हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने देखा कि के पाई में, के पाई की प्लेस पे क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। आपके साइक्लिक सॉरी ओपन चेन पार्टनर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपकी जो साइक्लिक पार्टनर है उसके पास कितने होने चाहिए, तो इसने क्या बोला,
K-2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके साथ साथ एक सिग्मा बॉन्ड भी होना चाहिए। तो देखो इसके पास कितने पाई होने चाहिए, अभी मैं यहाँ पर को लिख के नहीं दिखा रही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। कितने पाई होने चाहिए बोला, इसने बोला K-2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साथ ही साथ एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो ये रिएक्शन आपकी सही है या नहीं है, कैसे कंफर्म होगा, तो ऐसे कंफर्म होगा। ये बोल रहा है आपके पास टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन है 6, तो आपने बोला 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6-2, क्योंकि K-2 मतलब क्या हुआ, 6-2, K की प्लेस पर आपने क्या रख दिया 6, 6-2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो आपके प्रोडक्ट के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या आपके ओपन चेन पार्टनर के, सॉरी क्लोज चेन पार्टनर के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ बोला एक सिग्मा बॉन्ड का एडिशन भी होना चाहिए। एक सिग्मा बॉन्ड का एडिशन मतलब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड थे, एक सिग्मा बॉन्ड, ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा सिग्मा बॉन्ड, ये पांचवा सिग्मा बॉन्ड, समझ में आया। अब प्रोडक्ट के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, पांचवा और ये छठा। इसका मतलब हमने क्या बोला था, एक एडिशन सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 5 थे तो इसके पास कितने हो गए 6, यानी कि ये रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है। समझ में आया। तो क्या चीज बोला, पहले मैं आपको रिएक्शन करना सिखा देना चाहिए था मुझे, पहले मैं आपको रिएक्शन कैसे हुई वो समझा देती हूँ, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, मैंने आगे पीछे कर दिया, मुझे पहले वो समझा लेना चाहिए था आपको। ओके, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो होता क्या है ना, आप देखेंगे यहाँ पर को आपको जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करेंगे तो कुछ आपने करना नहीं है, आपने क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देना है। कैसे, देखो ये आपकी ओपन चेन थी, अब आपको इसने साइक्लिक में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपने इसे साइकिल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिर्फ ये वाला बॉन्ड ही तो बनाना है, यही बॉन्ड तो चाहिए। तो ये बॉन्ड कहाँ से बना सकते हैं, बॉन्ड को बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पाई से, ये तो आपका डीलोकलाइज पाई है, आप इससे बोलेंगे कि जाओ तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला भी यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ताकि रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो आप खुद देखो, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, बना बॉन्ड, समझ में आया। दूसरा, अब यहाँ तो बॉन्ड रहेगा नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, तो मैं इसे इरेज कर दूं, देखो ये बॉन्ड यहाँ से गया, समझ में आया। अब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से गया और कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ, तो देखो प्रोडक्ट में यहाँ एक बॉन्ड है, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहाँ का बॉन्ड चला गया, अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से तो बॉन्ड गया और कहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाली पोजीशन पर, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड है, तो बन गया ना आपकी रिएक्शन। समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बना, बस एक यहाँ पे लाइन बनी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाली पोजीशन पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 3 पाई बॉन्ड थे तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड हुए। ओके, और यहाँ पे अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है, एक में पाई कम हुआ तो दूसरे में एक सिग्मा ऐड हो गया। समझ में आया रिएक्शन आपका। दूसरी चीज, आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाली एग्जाम्पल पे देखो, तो आपने अपने पहले ओपन चेन देखना है, तो ओपन चेन है, इसे आपने साइक्लिक में कन्वर्ट करना है, या फिर आप बोलो आपका जो साइक्लिक है इसे ओपन में कन्वर्ट करना है। ओपन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना होगा, तो बॉन्ड टूट के बाहर तो जाएगा नहीं, आपने ये बॉन्ड तोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग किया, ठीक है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन कंडीशन तो बाहर तो फेंकोगे नहीं, आप क्या करोगे, कहीं मॉलिक्यूल के अंदर इन्हें शिफ्ट करोगे। तो आपने अगर इस क्लोज चेन को ओपन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको क्या करेंगे, अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि चलो हम ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ से फ्री करते हैं, ताकि हमारी चेन क्या हो, ओपन हो जाए। अगर ये इसको हम फ्री करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को या यहाँ शिफ्ट करेंगे, देखो इस बॉन्ड को या यहाँ शिफ्ट करेंगे या यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं सामने शिफ्ट कर देंगे, ये दोनों पोजीशन है ना एडजेसेंट, तो इनमें से किसी भी पोजीशन में डालेंगे। तो सपोज मैंने बोला कि चलो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा, देखो होगा कि ये जो कार्बन एटम है इसके पास कितने बॉन्ड होंगे, एक तो यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे, 2 बॉन्ड यहाँ, इसका मतलब ये कार्बन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 5। तो क्या कार्बन 5 वैलेंसी शो करता है, नहीं शो करता है। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कहेगा कि, क्योंकि देखो ये वाला भी आपका समझ में आ रहा, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये भी तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन एटम है, पहले इसके पास कितने बॉन्ड थे, देखो पहले इसके पास क्या था, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, 1 2 3 4। अब आपने यहाँ से एक बॉन्ड हटा दिया तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बची, 3। तो कार्बन 3 में स्टेबल नहीं रहता, ये वाला कार्बन 5 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा,
ये होगा यहाँ पे देखो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला कार्बन भी बैलेंस, अब इससे एक बॉन्ड चला गया तो अब इसमें बॉन्ड चेक करो कितने हुए, 2 3 4, इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, इसके पास कितने हुए 1 2 3 4, इसका मतलब ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस, तो बन गया आपका प्रोडक्ट। ये तो हुआ, बस इतना सा आपने करना होता है, बस अपने पाई बॉन्ड को क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। अगर आपको ओपन दी है तो ऐसे शिफ्ट करो कि आप क्लोज बना दो, और अगर क्लोज दी है तो ऐसे शिफ्ट करो कि एक पाई मतलब एक आपकी ओपन रिंग कंपाउंड बन जाए। समझ में आया? और अगर इसमें मैं पाई इलेक्ट्रॉन वाला लगाऊं तो क्या होता है, देखो इसमें मैंने पहले ये इरेज कर दिया, तो देखो क्या होगा, हमने क्या बोला, जो आपका ओपन चेन पार्टनर है उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो आपके मतलब हमने बोला के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने के की वैल्यू पुट करी तो कितना है, के कितने इक्वल है 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसके पास 4 है तो इसके पास कितने होने चाहिए, इसके पास 4 माइनस 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एक एडिशन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास, देखो ये ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर, कैसा था स्ट्रक्चर, ऐसा था ना आपका, ये था, ये हुआ, ओके। तो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2, सिर्फ 2 ही तो है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाल भी रखा था। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा है, तो इसके पास कितने होने चाहिए 4, तो कितने हैं 1 2 3 4, 4 है, तो बस हो गया। एक इसके पास 3 थे, इसके पास 4 हो गए, तो एक एडिशन सिग्मा बॉन्ड इसके पास बढ़ गया। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ जाने में आपका क्या होना चाहिए, ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ जाने में आपका एक सिग्मा बॉन्ड तो बढ़ना चाहिए और एक पाई बॉन्ड आपका कम होना चाहिए। समझ में आया? और वही है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड तो आपका बढ़ना चाहिए, एक पाई बॉन्ड आपका कम होना चाहिए। समझ में आया? तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। समझ में आया? अब देखो यहाँ ना आप बोलेंगे ये कॉन्डिस क्यों लिखा है, कॉन्डिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बोला कि रिएक्शन जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो 2 मोड से प्रोसीड करती है, कॉन रोटेटरी, डिस रोटेटरी। तो अभी आप क्या है, दोनों लिखेंगे यहाँ पर, अभी आपने कोई बताया नहीं, क्लासिफाई नहीं किया है, तो अभी यहाँ पर दोनों लिखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन भी हो सकती है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो कॉन रोटेटरी भी हो सकती है, डिस रोटेटरी भी हो सकती है। ओके, ये चीज समझ में आई? तो आप समझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। अगर हम इसे समराइज करें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस जो मतलब एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अकेला होता है और प्रोडक्ट भी आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपका रिएक्टेंट साइक्लिक फॉर्म में है तो वो आफ्टर रिएक्शन ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपका रिएक्टेंट ओपन चेन में है तो आफ्टर रिएक्शन वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ओके, और कैसे होगा, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके जो ये सॉरी अगर आपका जो ओपन चेन पार्टनर है अगर उसके पास कितने के पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपके साइक्लिक कंपाउंड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, के माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे विथ एडिशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये चीज आपने माइंड पर रखनी, पहले तो आप रिएक्शन कराएंगे, आपने क्या करना है, बॉन्ड को बस शिफ्ट करना है। अगर आपका देखो कितना इजी है ना, साइक्लिक है तो उसे ओपन में करना है, क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ही तो शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करके आप उसे ओपन में कन्वर्ट कर दो। और अगर आपने कंफर्म करना है तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है कि अगर आपके क्या है, ओपन चेन पार्टनर के पास के पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपके साइक्लिक के पास कितने होने चाहिए, के माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सही सही जा रही है, और एक सिग्मा बॉन्ड का एडिशन हो रहा है तो आप बोल देंगे आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही सही जा रही है, बिल्कुल डरने की जरूरत फिर नहीं होगी। समझ में आया? तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। मैंने आपको यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रिवीजन में आपके काम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपकी दोनों के थ्रू प्रोसीड हो सकती है, वो हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, तो हम यहाँ दोनों लिखते हैं, लाइट भी लिखते हैं, हीट भी लिखते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है, जनरली द रिएक्शन आर रिवर्सिबल एंड देयर डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मली स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आप अपनी रिएक्शन देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये आपकी क्या है, दोनों डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम वाला साइन दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। मतलब आपका ये प्रोडक्ट जो आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपका यहाँ भी बन सकता है। समझ में आ रहा? ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ऐसे भी रिएक्शन जा सकती है, ऐसे भी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। समझ में आया? तो ये जस्ट पॉइंट है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के। तो आपने क्या करना है, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कौन रोटेटरी मोड और डिस रोटेटरी मोड भी अगर पूछा जाए तो पहले आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि ये होती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एग्जांपल के थ्रू बता देना, 2 एग्जांपल आपके इनफ है, एक रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं। अब मोड मतलब क्या हुआ, पहले आप समझो,
मोड मतलब ये मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। आपकी जो ये रिएक्शन हो रही है ना, ये दो मोड में होती है। दो मोड मतलब दो टाइप की मोशन में होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। पहले आप देखो वो दो मोड है क्या, आपने ये चीज माइंड में रखनी है। सिर्फ दो मोड आपके होते हैं, एक होता है डिसरोटेटरी मोड, एक होता है कॉन रोटेटरी मोड। ओके, अब ये डिसरोटेटरी मोड का मतलब क्या है, कॉन रोटेटरी मोड का मतलब क्या है, इनका हम यूज कहाँ करते हैं, वो चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि ये आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस करा रहे हैं, ओके। अब होता ये कि ये जो आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब होता है, तो यहाँ पर कोई ये क्या है, इन दोनों में से कोई भी मोड को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा, कुछ चेंजेस आए, आपने कैंपर को कुछ चेंजेस किए तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, कॉन रोटेटरी, एक होता है डिसरोटेटरी। तो हमने ये चीज माइंड पर रखनी होती है कि यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस मैंने यहाँ पर शो कराई है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन से मोड को फॉलो कर रही है, मतलब करती तो दोनों को है, बट एक वाली हमारी फेवरेबल होती है, एक नहीं होती है। तो हमने क्या चेक करना होता है कि ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो हमारी कॉन रोटेटरी मोड को फॉलो कर रही है या डिसरोटेटरी मोड को फॉलो कर रही है। इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए हमारे जो आपके केमिस्ट थे जिनका नाम था आपका क्या था, वुडवर्ड हॉफमैन। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है कि इसी की वजह से आपके जो वुडवर्ड हॉफमैन जो आपके केमिस्ट थे, आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल दिया था जिसकी वजह से आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, अगर आप वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को बोलना चाहते हैं कि एक टाइप की अलाउड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि अलाउड भी हो सकती है, फॉरबिडन भी हो सकती है, तो उसके लिए आपने एक रूल को फॉलो करना होता है जो आपको ये बताती है कि अगर आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सा रोटेशन फॉलो करेगी, कौन रोटेशन फॉलो करेगी या फिर डिस रोटेशन फॉलो करेगी, डिस मोड से प्रोसीड होगी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ये बोलूं, ये चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगी एग्जांपल वगैरह शो करा के। बस आपने ये चीज माइंड पर रखनी है, डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी मतलब कि जब भी आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कराते हैं, तो जब भी आप अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं, तो वहां पर कन्वर्जन के टाइम पर आप दो मोड को चूज करते हैं। मे बी वो डिसरोटेटरी मोड हो सकता है, कॉन रोटेटरी मोड हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो केमिस्ट थे जिनका नाम था वुडवर्ड हॉफमैन, दो केमिस्ट थे, इन्होंने यही चीज बताई थी कि अगर आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, तो जैसे यही है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, तो इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए यहाँ पर कौन सा मोड यूज हो रहा है, कौन रोटेटरी मोड यूज हो रहा है या फिर डिस रोटेटरी मोड यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमने पता लगानी है कैसे होगा। तो पहले मैं आपको कॉन और डिस को एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर मैं आपको बताती हूँ वो रूल क्या था, कैसे आपको पता चलेगा, और फिर हम लोग कोरिलेशन डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। बहुत ईजी, आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है। तो देखो डिसरोटेटरी मोड, पहले हम डिसरोटेटरी मोड को स्टार्ट करते हैं। तो डिसरोटेटरी मोड का मतलब क्या है, डिसरोटेटरी मोड मतलब कि मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने को बोलते हैं डिसरोटेटरी मोशन, या फिर बोल सकते हैं डिसरोटेटरी मोड, ओके। अब होता क्या है, देखो आपको पता है, जैसे ये आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये ऐसा बना, दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिएगा। ये आपको कुछ ऐसा बना के दिखा है ना, ये ऐसा बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कोई कंपाउंड है, ये आपकी कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, ओके। ये आपकी कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है, बट हमने कहाँ ध्यान देना है कि हमारी जो कार्बन की लॉन्ग चेन है वो क्या है, एक टाइप की ओपन चेन है, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा ओपन चेन है। आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये ओपन चेन कंपाउंड हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज चेन में, यानी कि ये क्या होगा, ओपन चेन से क्लोज में हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये क्लोज भी हो गया। अब आप बोलेंगे क्लोज कैसे हुआ, देखो होता क्या, आपको पता है ये हमारी कार्बन की लॉन्ग चेन है, आपको पता है, जैसे ये है, देखो ये भी आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन के अलावा तो दूसरा कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, ये भी कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो होता क्या है, जैसे आप ये देखो, ये देखो, ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला जो एग्जांपल है, आप इसको समझ के चलो, ठीक है। ये आपकी ओपन चेन है, ठीक है, ये कार्बन की आपकी ओपन चेन है, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, इस ओपन चेन में ये जो सारे कार्बन है हमको इनसे मतलब नहीं है, हम बस ये एंड के कार्बन से मतलब रख रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पर कार्बन के पास अपना पी ऑर्बिट भी होगा, ये कार्बन का पी ऑर्बिट है, वही चीज यहाँ पर दिखाई हुई है कि ये आपका कोई कार्बन की लॉन्ग चेन है, और ये जो एंड वाले दो कार्बन है जो कि ये शो कर रहे हैं कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो ओपन है, उसके ये पी ऑर्बिट यहाँ पर को दिखाए हुए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और यहाँ पर डिसरोटेशन हो, डिसरोटेशन मतलब क्या होगा, डिसरोटेशन मतलब ये होगा कि यहाँ पर वेट कीजिए एक मिनट, डिसरोटेशन मतलब यहाँ पे जो ये कार्बन के जो ये दो पी ऑर्बिट है, एक ये वाला पी ऑर्बिट,
एक ये वाला p ऑर्बिट डिसरोटेटरी मोड में क्या होगा, ये दोनों p ऑर्बिट क्या होगा, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। डिसरोटेटरी मोड मतलब मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, एक तो आपका देखो मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है, यहाँ पे जो आपके कार्बन के दो ऑर्बिट है ना, कार्बन की जो ये दो p ऑर्बिट दिखाए हैं वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, एक तो आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा वाला आपका काउंटर क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे, देखो ये वाला कार्बन का जो ऑर्बिट है, कार्बन का जो ये p ऑर्बिट है, हमने इसे कैसे रोटेट कराया, इसको हमने रोटेट कराया नीचे की ओर। देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है नीचे की ओर, इस साइड से आ रहा है ऐसे, ओके। लेकिन ये वाला जो कार्बन का p ऑर्बिट है हमने इसे ऐसे रोटेट कराया, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर रोटेशन हमने क्या किया, इसके ये देखो ये वाला पॉजिटिव लोब समझो, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। अब ये ओपन चेन है, इसे हमने क्लोज करना है, तो क्या होगा, सेम सेम लोब वाले एक साथ होने चाहिए। तो देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव यानी कि ब्लू वाले लोब्स को हमने आफ्टर रोटेशन सेम साइड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या हुआ, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये रिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई। समझ में आया, ये चीज तो पता ही है ना। जब आपके ये दो दो लोब्स हैं, अगर इनका पॉजिटिव पॉजिटिव पास होगा या फिर इनका क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के क्लोज होगा, तो यहाँ पर को बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो ये आपका नेगेटिव था, ये आपका नेगेटिव था, तो दोनों ब्लू ब्लू वाले साथ आए, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो ओपन चेन था वो क्लोज चेन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर हमारा जो मोड है वो क्या हुआ, डिसरोटेटरी मोड हुआ। ऐसा नहीं कि डिसरोटेटरी से आपका रिएक्शन नहीं होगी, दोनों से रिएक्शन होगी। हमने जस्ट ये चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन डिसरोटेटरी मोड को फॉलो करेगी, कौन सी रिएक्शन कॉनरोटेटरी को। तो अभी आप डिसरोटेटरी समझे, डिसरोटेटरी मतलब कि जब आपके कार्बन के जो दोनों p ऑर्बिट है वो क्या होंगे, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। आपने इस कार्बन के p ऑर्बिट को यहाँ को डाला, इसको यहाँ डाला, दोनों को जब आप रोटेट करेंगे, देखो ये वाला ऊपर गया और गया, ये वाला ऐसे गया, तो दोनों एक साथ आएंगे ना, ये ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, तो देखो दोनों ब्लू ब्लू वाले एक साइड आए, जिसकी वजह से यहाँ पर को बॉन्ड बना। बट ये जो बॉन्ड बना वो किसकी वजह से बना, डिसरोटेटरी मोड ऑफ मोशन की वजह से बना, डिसरोटेटरी मोशन की वजह से बना। समझ में आया, ये होता है डिसरोटेटरी मोड, ओके। अब कॉन रोटेटरी मोड क्या होता है, कॉन रोटेटरी मोड में आपने सेम चीज करना है। देखो ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि ओपन चेन है, आपने इसे क्लोज चेन में कन्वर्ट करना अपने प्रोडक्ट में, ओके। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर को क्या हो, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी यहाँ पर को कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैंने क्या किया होता, ये ब्लू वाला ऊपर रखा होता, इस ब्लू वाले को भी ऊपर रखती, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता, क्योंकि सेम सेम साइड है, ओके। अब क्या होगा, देखो हमने यहाँ पर को कॉन रोटेटरी मोड में अपनी रिएक्शन करानी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये कार्बन के p ऑर्बिट को क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कराएंगे। कॉन रोटेटरी मतलब सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन, ओके। तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन की p ऑर्बिट को, इसे अगर मैं प्लस बोलूं, इसे नेगेटिव बोलूं, इसे हम लोग नेगेटिव, इसे प्लस, तो क्या हुआ, इसे क्लॉकवाइज हमने मूव करा। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे घूमती है ना, नीचे की ओर, तो ये देखो इसको भी हमने नीचे की ओर मूव करा, ये हो गया क्लॉकवाइज, ओके। अब ये वाले कार्बन के p ऑर्बिट को भी हम क्लॉकवाइज ही मूव करा रहे हैं, तो ये भी क्लॉकवाइज मूव हुआ, ये भी क्लॉकवाइज मूव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो ये वाला यहाँ की ओर आया, ये वाला यहाँ की ओर आया, जिसकी वजह से आपको क्या मिला, ये दोनों कंबाइंड हो गए, यानी कि ये ब्लू ब्लू वाले कंबाइंड हुए। यानी कि अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपके कंबाइंड हुए, तो मैंने क्या बोला, जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और आपका क्या हुआ, साइक्लिक प्रोडक्ट से सॉरी असाइक्लिक प्रोडक्ट से साइक्लिक असाइक्लिक रिएक्टेंट से साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप के मोड ऑफ रोटेशन को बोलते हैं कॉन रोटेटरी मोड। इतनी चीज समझ में आई, तो यही होता है आपका कॉन रोटेटरी मोड, डिसरोटेटरी मोड। इतनी चीज क्लियर है। अब आप ये समझ गए, हमने दो मोड देखने, आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ये वाला मोड को भी फॉलो कर सकती है, ये वाले मोड को भी फॉलो कर सकती है। अब किसको करेगी वो हमने चेक करना है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप देखो, हम देखो एग्जाम्पल क्या है, हाँ आपका, तो देखो एग्जाम्पल में आपने लिया है साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन यहाँ पर आपका रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप खुद ही सोच लो, अगर आपका रिएक्टेंट साइक्लिक है तो प्रोडक्ट क्या होगा, ओपन चेन। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन। कैसे बनेगा, पहले मैं आपको वो समझा दूं। देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका क्या, साइक्लोब्यूटीन। साइक्लिक की रिंग है, साइक्लिक रिंग है, कितने कार्बन है, 4 है, तो आपने लिखा ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है तो आपने लिखा इन, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्टेंट। अब आपसे इससे प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, आपको साफ साफ पता है, अगर साइक्लिक है तो उसे हम ओपन चेन करेंगे। तो ओपन चेन करने के लिए हमको एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है हम सिंगल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड को तोड़ने से अच्छा। तो ये बॉन्ड को हमने तोड़ना मांगा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बोला, जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन ही तो है, बॉन्ड मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, ओके।
अब क्या होगा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से तोड़ के ऐसा तो नहीं रिएक्शन कंडीशन से बाहर डाल दूंगी, मैं क्या करूंगी, इसे अपने ही रिएक्टेंट को दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनसे बोलूंगी कि चलो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, अब ये कार्बन बोलेगा चलो यहाँ पर आपने शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये कंपाउंड फिर खराब हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड जो पहले से यहाँ प्रेजेंट था इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसकी वैलेंसी कम हो रही थी, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही थी, तो बैलेंस करने के लिए हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बना जो कि ओपन चेन है। समझ में आया, इतना सिंपल रिएक्शन तो आप ये तो समझ रहे हैं ना। तो ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या दिखाना है, ये रिएक्शन हमने दोनों मोड से दिखाएंगे, डिस रोटेटरी मोड और कॉन रोटेटरी मोड। अब देखो कैसे होता है डिस रोटेटरी मोड, कैसे होगा कौन, जैसे मैंने आपको अभी पहले बोला कि डिस रोटेटरी मोड में आप क्या करेंगे, पहले आप ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल समझ गए। ये देखो अब मैंने क्या किया ना, ये जो मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ना है, उस वाले कार्बन को मैंने उठाया, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इनके पास पी ऑर्बिट है, तो पी ऑर्बिट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये इनका पी ऑर्बिट है। ओके, अब पी ऑर्बिट में मेरे को साइन भी लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ओके, तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैंने क्या बोला, जब भी आपका बॉन्ड कहीं पर बनता है तो सेम सेम साइन आते हैं, तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव रखा है तो यहाँ भी मुझे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर को आपका बॉन्ड बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर को मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव, आप चाहते तो नेगेटिव नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक है, तो रखना सेम ही, ठीक है। तो ये मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको सिंपली ये शो करा रही हूँ कि मैंने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये दो मोड दिखाएगा, डिस रोटेटरी का भी कॉन रोटेटरी का भी, ठीक है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि पहले मैंने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में डिसरोटेशन कराया। डिसरोटेशन मतलब कि पहले कार्बन के जो ऑर्बिट है इसको मैंने कहाँ की ओर डाला, क्लॉकवाइज डाला, लेकिन दूसरे कार्बन के ऑर्बिट को मैंने कहाँ डाला, एंटी क्लॉकवाइज डाला। ओके, अब यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डाला, क्लॉकवाइज डाला, तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, आपने ये चीज माइंड पर रखनी है कि जब भी आप डिस रोटेशन कराते हैं तो देखो आप रोटेशन में कंफ्यूज मत होना, जब भी आप डिस रोटेशन कराते हैं तो क्या होता है, आपके सेम सेम वाले ऑर्बिट एक साथ आते हैं। मतलब देखो यहाँ पे तो ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, ये कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे लोब्स आपके क्या है, ऐसे नहीं बने, मैं आपको दूसरा इंक लिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो आपके लोब्स है वो कुछ ऐसे नहीं है, कार्बन की लोब्स ऐसे नहीं प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। ओके, लेकिन जैसे आप अपने रिंग को खोल देते हैं तो आपके जो लोब्स है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब क्या होता है, जब भी आप डिसरोटेशन कराते हैं, डिसरोटेशन के बाद क्या होता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसे मुझे प्रॉपरली बनाना ऐसे चाहिए था, एक मिनट रुकिएगा, इसे मुझे कुछ ऐसे बनाना चाहिए था, ये थोड़ा आगे, जिसकी वजह से ये, इसका मतलब क्या होता, ये यहां से कनेक्ट है, मतलब ये दोनों क्या है, खड़े हैं, ऐसा नहीं कि लेटे हुए, ये तो लेटे हैं लेकिन ये लोग क्या हुए, खड़े हुए। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब भी आप डिस, मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ, जब भी आप डिस रोटेशन दिखाएंगे ना तो गलती मत करना, ये चीज याद कर लीजिए कि जब भी आप डिस रोटेशन कराते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर रखना, नेगेटिव नेगेटिव नीचे रखना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा नीचे रखना। इतनी चीज समझ में आई। तो जब भी डिस रोटेशन होता है तो साइन आपका कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव नीचे, यानी कि सेम सेम साइन वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर या नेगेटिव नेगेटिव ऊपर या नेगेटिव नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे। समझ में आया। लेकिन जब भी आप कॉन रोटेशन कराएंगे, कॉन रोटेशन आप समझ गए, कॉन रोटेशन मतलब अगर आप एक लोब को क्लॉकवाइज डाल रहे हैं तो दूसरे को भी आपने क्लॉकवाइज डालना होगा। अगर आप एक को कहाँ डाल रहे हैं, जैसे एक को आप एंटी क्लॉकवाइज डाल रहे हैं तो दूसरे को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही डालेंगे। आप इसे सेपरेट सेपरेट बनाइएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने एक ही में बनाया तो कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा, तो आप इसे सेपरेटली बनाइएगा। कॉन रोटेशन दिखाइएगा कि दोनों लोब्स को आपने एक ही डायरेक्शन में मोशन में लाया है, एक ही डायरेक्शन में मूव करा है, जिसकी वजह से जब भी आपका कॉन रोटेशन होता है तो जो आपके लोब्स बनते हैं, इनको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये लोब्स कैसे बनते हैं, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, अगर एक में नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव। तो ये चीज अपने माइंड पर रखना, गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप क्या करना, ये एग्जाम्पल बता सकते हैं एग्जाम पे, तो गलती ना हो साइन में, तो आप ये चीज माइंड पर रखना कि जब डिसरोटेशन कराते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर रख देना, नेगेटिव नेगेटिव नीचे, सेम सेम साइन वाले। ओके, लेकिन कौन के केस में क्या करेंगे, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इतनी चीज समझ में आई। तो ये हो गया आपके दो मोड, इतनी चीज क्लियर आई ना। अब आपको मैंने क्या दिखाना है, ये मोड तो आप समझ गए, ठीक है, आसानी से समझ गए, ये मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। देखो जब भी हम क्या करता है, डिसरोटेटरी मोशन कराते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ साथ नेगेटिव नेगेटिव, जब भी आप कॉन रोटेटरी कराते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्रॉस में। इतनी चीज क्लियर आई।
अब देखो, ये तो आपका सिंपल मोड हो गया, मोड तो आपका सिंपल रहता है, कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आगे बनाना है वो है आपका कोरिलेशन डायग्राम। अब आपने देखो, आप यहाँ पर सिलेबस देखो, आपने कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी मोड भी पढ़ लिया, ठीक है। आप दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 4n वाला कंपाउंड लिया है, आप 4n+2 वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं, इस कंपाउंड के लिए भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका 4n+2 टाइप का कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, तो आप किसी के लिए भी बनाइए, बात सेम है, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको क्या बताती हूँ, कोरिलेशन डायग्राम, जिसे आप बोलते हैं वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोरिलेशन डायग्राम होता क्या है वो समझो, कोरिलेशन डायग्राम मतलब क्या है, उसके बाद मैं आपको कोरिलेशन डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। कोरिलेशन डायग्राम मतलब क्या होता है ना, कोरिलेशन डायग्राम मतलब आप किसी चीज को आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, ओके। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां किसको कोरिलेट कराएंगे, अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कोरिलेट कराएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोरिलेशन डायग्राम क्या कराता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कोरिलेट कराता है, ठीक है। अब कोरिलेट कराएगा तो किसी के बेसिस पे कराएगा, मतलब किसी के बेसिस पे, आप जैसे हम बोलते हैं ना, हमने दो चीज को आपस में कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, किसी टॉपिक को उठाना होगा, किसी बेसिस पे हम उसे कंपेयर करेंगे, वही चीज है। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में कोरिलेट करा रहे हैं, आपस में रिलेट करा रहे हैं, तो किसी बेसिस पे कराता है, किस बेसिस पे कराता है, यहाँ पर आप जो कोरिलेशन कराते हैं वो सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे कराते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, ध्यान पे रखिएगा, जो आपका कोरिलेशन डायग्राम बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है, सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे बनता है, ओके। अब क्यों बनता है पहले मैं आपको वो बता दूं, तो देखो, मैंने जब आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको बोला था कि जो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की होती है, मे बी ये अलाउड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी हो सकती है, मे बी ये आपकी फॉरबिडन भी हो सकती है, ओके। अब अलाउड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ, अलाउड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मतलब कि अगर आपकी जो रिएक्टेंट की सिमेट्री एलिमेंट है वो प्रोडक्ट की सिमेट्री एलिमेंट से मैच कर जाएगी, तो ऐसी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आप बोलेंगे अलाउड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ओके। फॉरबिडन क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का सिमेट्री एलिमेंट प्रोडक्ट के सिमेट्री एलिमेंट से मैच नहीं करेगा, तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, फॉरबिडन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर को क्या करते हैं हम लोग, कोरिलेशन डायग्राम में यही काम करते हैं, सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे। तो देखो, अब आप बोलेंगे सिमेट्री एलिमेंट कहां से आ गए, तो देखो, मैंने जब आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, वही मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस कराए थे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आप कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस करते हैं, कौन से करते हैं, दो टाइप के सिमेट्री एलिमेंट, एक होता है आपका एम, एक होता है आपका C2। एम मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री, मिरर प्लेन सिमेट्री मतलब कि अगर आप मॉलिक्यूल के बीच से मिरर डालेंगे, मतलब एक मिरर को प्लेस करेंगे, तो यहाँ और यहाँ की इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ओके। तो मिरर प्लेन सिमेट्री हो गई। दूसरी होती है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर आप अपने मॉलिक्यूल के सेंटर पर C2 एक्सिस डालेंगे, C2 एक्सिस मतलब 180 डिग्री से उसे आप रोटेट करेंगे, तो आफ्टर रोटेशन आपको आइडेंटिकल इमेज मिले, ओके। तो ये दो टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या हो, ये सिमेट्री एलिमेंट, इन दोनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो, और वो सिमेट्री एलिमेंट जो प्रोडक्ट आपने बनाया उस प्रोडक्ट के सिमेट्री एलिमेंट से मैच कर जाए, तो आप बोलेंगे कि आपकी ये साइक्लिक, जो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो अलाउड है। लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट के सिमेट्री एलिमेंट, ये भी हो सकता है एम सिमेट्री एलिमेंट भी हो सकता है, C2 सिमेट्री एलिमेंट भी हो सकता है, अगर ये मैच करे आपके प्रोडक्ट से, मैच नहीं करे आपके प्रोडक्ट से, तो आप बोलेंगे कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी फॉरबिडन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ओके। तो कोरिलेशन डायग्राम हमारा इसीलिए ड्रॉ करते हैं, हम कोरिलेशन डायग्राम में क्या करते हैं, अपने रिएक्टेंट को उठाते हैं, अपने प्रोडक्ट को उठाते हैं, कहां से, जब हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, हम क्या कराते हैं, उस रिएक्टेंट के पहले सिमेट्री एलिमेंट चेक करते हैं, प्रोडक्ट का सिमेट्री एलिमेंट चेक करते हैं, और फिर उनको आपस में कोरिलेट कराते हैं, और कोरिलेशन कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, मतलब हमने कोरिलेट करा दिया, कोरिलेट करा के हमको क्या पता चलेगा, हमारा क्या फायदा, हम कोरिलेट नहीं कराएंगे, हमको क्या फायदा मिल रहा है, ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि कोरिलेशन से हमको एक फायदा होता है, एक चीज पता चलती है, वो ये कि हमें ये पता चलता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो थर्मली प्रोसीड करेगी या फोटोकेमिकली प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों की नॉलेज हमें कोरिलेशन डायग्राम से ही पता चलती है। मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पर देखो, कोरिलेशन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप पहले नाम से पढ़ रहे हैं कि ये जो कोरिलेशन डायग्राम होता है वो क्या होता है, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम। क्यों, क्योंकि ये जो कोरिलेशन डायग्राम है वो किसने एक्सप्लेन किया था, वुडवर्ड और हॉफमैन ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या किया था, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इन्होंने एक रूल दिया था। रूल क्या दिया था, इन्होंने एक टेबल दी थी, टेबल में इन्होंने क्या बोला था,
इन्होंने टेबल में ये बोला कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या किस टाइप का हो, अगर आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करो और आपको पता चले वहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो क्या पता चलेगा आपको कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है और आपने वहां पर रिएक्शन कंडीशन में क्या दिया है, थर्मल दिया है, यानी कि हीट वहां पर आपने प्रोवाइड कराई है, तो आपको क्या पता चलेगा, वहां पे जो रिएक्शन का मोशन होगा, वहां पे जो आप मोड यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, वहां पे आप डिसरोटेटरी मोड भी यूज कर सकते हैं, कॉन रोटेटरी मोड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि वहां पर आपने कौन सा स्पेसिफिक मोड का यूज करना है, वहां पर आप कौन सा मोड यूज करेंगे, कॉन रोटेटरी मोड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये हमें कैसे पता चला, कोरिलेशन डायग्राम। आप ये सोचो कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में कितने नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ देख सकते हैं। और आपने रिएक्शन कंडीशन भी देखी कि आपने रिएक्शन कंडीशन देखी कि वहां पर आपको थर्मल कंडीशन दी है, ठीक है। तो आपको थर्मल कंडीशन दी है तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 4 पाई है और आपने वहां पर को थर्मल कंडीशन दी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर को आपका डिसरोटेटरी मोड अलाउ नहीं होगा, वहां पर कौन सा मोड लगेगा, कॉन रोटेटरी मोड लगेगा। तो ये टेबल किसने दी थी, आपकी ये जो केमिस्ट थे वुडवर्ड हॉफमैन, इन्होंने ये हमको टेबल दी थी। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर को क्लियर कर पाते हैं कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने दूसरा क्या बोला, अगर आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n है और रिएक्शन कंडीशन में आपको लाइट दी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो आप मोड वहां पर यूज करेंगे, कौन सा मोड यूज करेंगे, डिसरोटेटरी मोड करेंगे। अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, 4n+2 पाई वाला है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आपके पास है, और उस सिस्टम के लिए जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करा रहे हैं, वहां पर को आपको कंडीशन क्या दी है, थर्मल कंडीशन दी है, तो उस केस में आप कौन सा मोड यूज करेंगे, कॉन रोटेटरी या डिसरोटेटरी। इन्होंने बोला वहां पर को कॉन रोटेटरी मोड ही अप्लाई होगा। और ये बोलता है कि अगर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है बट वहां पर कोई रिएक्शन कंडीशन में लाइट आपको दी है, तो उस केस में आपका कौन सा मोड यूज होगा, डिसरोटेटरी मोड यूज होगा, ठीक है। तो ये टेबल आप याद कीजिएगा, आपको क्या करेगा, अपना आंसर कंफर्म करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोरिलेशन डायग्राम सिखाती हूँ, कैसे आप कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो पहले हम जो कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिसरोटेटरी प्रोसेस की रिस्पेक्ट में करेंगे। दूसरा जो हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये है आपका कॉन रोटेटरी प्रोसेस की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको भूल गई जो बतानी है, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, एक चीज ये बोली कि जब भी आप कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, सिमेट्री एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आप जब भी आप सिमेट्री एलिमेंट की रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं तो आपको पहले सिमेट्री एलिमेंट पता होने चाहिए ना कि आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिमेट्री एलिमेंट कौन से हैं, ओके। तो होता क्या है, अगर आपको मैं शॉर्टकट बताऊं तो ये चीज आप अपने माइंड पर रखिएगा कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, ये आपका प्रोडक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, रिएक्टेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, बट आपने ये माइंड पर रखना है जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है, इस साइक्लिक कंपाउंड के पास क्या होता है, दोनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके पास m यानी कि मिरर प्लेन सिमेट्री भी होती है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी प्रेजेंट होती है, इसके पास दोनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ओके। तो अगर ये मेरा रिएक्टेंट है, इससे मैंने दो मोड करा के दो प्रोडक्ट दिखाए, ये दोनों प्रोडक्ट दिखाए, तो होता क्या है कि अगर आप कभी भी डिस रोटेशन कराएंगे अपनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है ना, डिस रोटेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। मतलब अगर आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ये प्रोडक्ट बनाया, तो ड्यूरिंग रिएक्शन जब आपने ये चेक किया, ड्यूरिंग रिएक्शन आपने क्या चेक किया, आपने ये चेक किया कि जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपकी मिरर प्लेन सिमेट्री तो कंजर्व रही, लेकिन आपकी क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंजर्व नहीं रही। तो आपने ये याद रखना है कि जब आप डिसरोटेटरी कराते हैं तो डिसरोटेटरी रिएक्शन कराने के बाद, डिसरोटेटरी मोड अप्लाई करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट में मिरर प्लेन सिमेट्री कंजर्व रहती है बट C2 अब्सेंट रहती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों के बीच में, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट के बीच में कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, मिरर प्लेन सिमेट्री के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ना कि C2 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिसरोटेटरी मोड के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें C2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है, ओके। और
अगर अगर आप किसके मोड में बनाएंगे, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉन रोटेटरी बना के कॉन रोटेटरी मोड का यूज करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस प्रोडक्ट में कौन सी सिमेट्री एलिमेंट कंजर्व होगी, वो होगी आपकी C2। ओके, तो C2 यहाँ पे कंजर्व होगी। तो जब आप इन दोनों की रिस्पेक्ट में कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे अपने कोरिलेशन डायग्राम को, C2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि C2 इसके पास भी, C2 इसके पास भी है। अगर आप एस के रिस्पेक्ट में कंपेयर कराना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम जो मिरर प्लेन सिमेट्री है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया आपको? ये तो पता है ना मिरर प्लेन सिमेट्री कैसे देखेंगे, C2 कैसे चेक करेंगे, तो आसान है, आपने देखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इस पे भी बात। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बहुत टाइम हो रहा है। ओके, तो अब आगे बढ़ो, अब मैं आपको सीधे कोरिलेशन डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस रोटेटरी प्रोसेस के लिए कोरिलेशन डायग्राम दिखाते हैं। तो देखो एग्जांपल आपको क्या है, एक रिएक्टेंट, देखो सबसे पहले आपको क्या हुआ, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले ये आपको क्या कर रहा है, शांति से सुनते हैं, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। आपको रिएक्टेंट क्या दिया है, साइक्लिक दिया, यानी कि साइक्लिक ब्यूटीन तो आपका रिएक्टेंट है। इससे आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर को जो आपकी क्लोज रिंग है इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, वही चीज है, आप इस सिग्मा बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ, इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ, बस अल्टरनेट पोजीशन में शिफ्ट कर दीजिए, आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो उसको साइक्लोब्यूटीन से क्या बना प्रोडक्ट, 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, अब इनके लिए आपने क्या कराना है, वही डायग्राम बनाना है, इसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इनके लिए आपने लोब्स बनाने। कैसे लोब्स बनाएंगे, देखो अब आपकी जो प्रीवियस यूनिट जो आपने पढ़ी थी, प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाए थे, वही आपका रिपीट होने वाला है। ठीक है, आपने इसके लोब्स बनाए, लोब्स आपने इस कार्बन के भी बनाया, इस कार्बन का भी ऑर्बिट बनाया। तो मैंने क्या बोला, कैसे इसको ऑर्बिट में सिंबल कैसे रखेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इसके पास भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखो मैंने लगा दिया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ओके, और मैंने क्या बोला, जब भी आप डिसरोटेटरी मोड कराते हैं, तो यहाँ पे जो आपके कार्बन एटम की पी ऑर्बिट होंगे उसको नंबरिंग कैसे देंगे, उसको आप साइन कैसे देंगे। डिसरोटेटरी के केस में जो पॉजिटिव रहेगा उसको पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव। तो देखो हमने इसे पॉजिटिव दिया तो इसको भी हम पॉजिटिव, इसको हमने नेगेटिव दिया तो इसको भी हमने नेगेटिव। तो देखो कितना आसान हो गया, ये चीज आपने अपने माइंड पर रखनी है। ठीक है, अब आपने इतना दिखा दिया कि आपने पहले यहाँ डिसरोटेटरी मोड अप्लाई किया था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो देखो अब आपका प्रॉपर कोरिलेशन डायग्राम के स्टेप आता है। अब आप क्या करेंगे ना, आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बोला कोरिलेशन डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, सिमेट्री एलिमेंट के बेसिस पे। तो आप लिखेंगे कि आपका रिएक्टेंट के सिमेट्री एलिमेंट क्या है और आपके प्रोडक्ट के सिमेट्री एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन मतलब आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है, और आपका प्रोडक्ट यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन की सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है। तो कैसे बनेगी सिमेट्री प्रॉपर्टी, तो आपने क्या करना है, बस आप यहाँ पे देखिए, देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है, मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्कस कराया था ना, मैंने क्या बोला था, जितने नंबर के कार्बन एटम है उतने ही आप यहाँ पर को ऑर्बिट दिखाएंगे। देखो आपके पास कितने कार्बन एटम है, आपके पास 4 कार्बन एटम है, ये ब्यूटीन वाला कंपाउंड है, तो आपने 4 अपने स्ट्रक्चर दिखाया, 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया। चारों स्ट्रक्चर में क्या है, तो देखो जो रिएक्टेंट साइड आप बनाएंगे, रिएक्टेंट साइड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बना था इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर है आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, उसके बाद आप पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, तो आप ये वाले पाई बॉन्ड की बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों तो बॉन्डिंग ऑर्बिट होते हैं, ये क्या होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों ऑर्बिट क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग आप पहले ही दिखाएंगे, पहले कौन सा एंटी बॉन्डिंग आता है, सिग्मा एंटी, सॉरी ये होता है पहले पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, एक मिनट रुकिएगा, पहले आता है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद क्या आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो आपने क्या किया, देखो मैं आपको यहाँ पे आसानी से दिखाती हूँ, ये चीज तो आप समझ रहे हैं ना, जितने हमारे पास कार्बन एटम होते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, उतने ही लोब्स यहाँ पर, उतने ही स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। हमारे पास 4 कार्बन एटम है, तो 4 स्ट्रक्चर हमने दिखाए। कैसे, पहले स्ट्रक्चर में हम दिखा रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखो, रिएक्टेंट साइड देखो, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सिग्मा बॉन्ड आपको दिखा रहा है, तो आपने सिग्मा बॉन्ड के लोब्स को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसे लोब दिखाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ, नेगेटिव नेगेटिव साथ, क्योंकि यहाँ पर को बॉन्ड बनना है, ये आपका बॉन्ड बनना है। ठीक है, बॉन्ड बनना है, तो साथ साथ सेम सेम सिंबल साथ साथ होंगे। ठीक है, अगला उसके ऊपर आपने पाई दिखाया, पाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाले ऑर्बिट की जब आप बात करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो आपके लोग सेम सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सिंपल सी बात है। उसके ऊपर आपका पाई हो गया, अब आप क्या बनाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई एंटी बॉन्डिंग मत क्या होता है, बॉन्डिंग मतलब सेम सेम से लो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साथ, नेगेटिव नेगेटिव साथ। एंटी बॉन्डिंग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ, नेगेटिव पॉजिटिव साथ, उसे उल्टा कर देना है।
एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आप नेगेटिव दिखाएंगे, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आप पॉजिटिव दिखाएंगे। समझ में आया? अब पाई एंटी बॉन्डिंग, अब आप क्या करेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा ये तो आपको पता है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अब आपके जो ये सिग्मा वाले सिंबल्स थे इसे आप उलट दीजिए, क्या होगा, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये बन गया आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? अब आपने क्या करना है, अब ऐसा ही आपने अपनी प्रोडक्ट का भी बनाना है। प्रोडक्ट का कैसे, जैसे आपने प्रीवियस ईयर, सॉरी जैसे आपने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर्स पे डिस्कस कराया था मैंने आपको, वैसे ही बनाना है, जैसे आप एफएमओ डायग्राम बनाते थे वैसे ही बनाना है। तो देखो 4 कार्बन एटम है, मैंने चारों कार्बन के लिए यहाँ पर बात की। अब मैं क्या करूंगी, इन चारों कार्बन एटम को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इनको क्या टर्म दूंगी, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। तो देखो पहले को मैंने बोला साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इनमें ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाऊंगी, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, नोड चेक करते हैं। तो साई 1 में कितने नोड होते हैं, जितना ये जो साई एक्चुअली क्या होता है, मैंने बोला था ये होता है साई एन। ओके, और नंबर ऑफ नोड किसके इक्वल होता है, नोड इक्वल होते हैं आपके n-1 के। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1। तो नोड कितना होगा आपका, यहाँ पर को नोड होगा आपका 0। तो नोड कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो नोड ऐसे रिप्रेजेंट होता है। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नोड है, एक नोड है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी नोड सेंटर पे। और जब भी नोड होता है तो क्या ऐसे हम लोग सिंबल लगाते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नोड है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये होगा पॉजिटिव। ओके, और अगर एक भी नोड नहीं है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पर कोई नोड नहीं है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ओके, तो देखो साई 1 के केस में नोड कितने हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर पे पढ़े थे, नोड कितने हैं, यहाँ पर है 0। साई 1 में नोड कितने होते हैं, 0। तो यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब क्या होगा, अगले पर चलो, अगला है आपका साई 2 बोलेंगे। अगले को साई 2 में नोड कितना होता है, n-1, यानी कि एक नोड इसके पास है। नोड कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने क्या बोला, सबसे आसान सेंटर पे लगा दो नोड। ओके, अब देखो इस सेंटर में एक नोड है तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोड लगा है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ओके, लेकिन यहाँ तो नोड नहीं है तो इनका सेम सेम रहेगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। यहाँ भी नोड नहीं है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अगला अगला है आपका साई 3। साई 3 में कितने नोड होंगे, 2 नोड। अब ऐसा मत करना एक नोड यहाँ लगा दिए एक नोड यहाँ, कंफ्यूज होंगे, तो आप क्या करना, कॉर्नर कॉर्नर पर नोड लगा दो, एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अगर यहाँ नोड है तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव इसे मैं कह रही हूँ, आपकी मर्जी, आप नेगेटिव पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव कह रही हूँ तो इसका बगल वाला क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, उलट जाएगा, उल्टा होगा। ओके, लेकिन यहाँ तो नोड नहीं है तो इन दोनों की क्या होगी, सेम सेम होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन सेंटर पे फिर नोड आ गया तो फिर इन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब लास्ट है आपका साई 4। देखो ये जो कितने होते हैं, मैंने बोला जितने कार्बन उतने स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साई 4 है, साई 4 में कितना होगा, साई 4 में n कितना हो जाएगा, नोड कितने हो जाएंगे, 3। कहाँ लगेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखो पहले अगर आपने इसे पॉजिटिव नेगेटिव किया तो नोड की वजह से ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगेन नोड आया तो फिर बदल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगेन नोड आया तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आया, बस आपने इतना करना है, आपका कोरिलेशन डायग्राम बन गया, समझो। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर तो कितने इजी है, समझ में आया। अब आप क्या करो, इनकी सिमेट्री लिखो। तो मैंने आपको क्या बोला, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी आप डिसरोटेटरी कराते हैं तो ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, ये इसके पास दोनों सिमेट्री एलिमेंट है, इसके पास Mb है, इसके पास C2 भी है। ओके, बट आपके प्रोडक्ट के पास कौन से, आपने वो चेक करना होगा, क्योंकि जो होगा उसी के बेसिस पे आप कोरिलेट कराएंगे। अब आपको मैंने क्या बोला, जब भी आप डिसरोटेटरी कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास क्या होता है, मिरर प्लेन सिमेट्री होती है। C2 सिमेट्री क्या होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पर आप C2 के रिस्पेक्ट में कोरिलेशन नहीं करा सकते, आप किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे, मिरर प्लेन सिमेट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अपने रिएक्टेंट की मिरर प्लेन सिमेट्री देखिए और अपने प्रोडक्ट की देखिए। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, एब्सेंट है। कैसे, अगर मैं इसके सेंटर पर मिरर रख दूं तो क्या ये मिरर इमेज बना रहा है, नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। इट मींस यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगले केस पे देखो, क्या यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री, अब आप आसानी से देख सकते हैं, आपने सेंटर से लाइन ड्रॉ की, अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या आया, नेगेटिव। इट मींस यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है, अगर मिरर रखती तो मुझे सेम सेम दिखता। समझ में आया, तो मिरर प्लेन सिमेट्री यहाँ पर को एब्सेंट, तो मैंने लिख दिया ए। ओके, अगले में चलो, क्या यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री है, सिंपल सी बात है क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो मिरर के यहाँ भी मुझे पॉजिटिव दिखना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव दिखना चाहिए, यानी कि मिरर प्लेन सिमेट्री है तो एम लिख दिया एस। ओके, मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, ये सिमेट्री है, ये आपकी क्या है, असिमेट्री है। ओके, अब देखो लास्ट है आपका, यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री है देखो है कैसे, मैंने यहाँ पे मिरर रखा तो क्या देखा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। मिरर प्लेन सिमेट्री समझते हैं, ग्रुप थ्योरी तो आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री है, इट मींस यहाँ पर को एम को क्या लिखूंगी, सिमेट्री है। एम मतलब एम एस मतलब मिरर क्या है, सिमेट्रिकल है। ओके, मिरर प्लेन सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है मतलब सिमेट्री है। यहाँ पर ए लिखा है यानी कि अब्सेंट है, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं असिमेट्री है। इतनी चीज क्लियर आई, तो हमने इसकी मिरर प्लेन सिमेट्री देखी। अब ऐसा है, हम इसकी भी मिरर प्लेन सिमेट्री देखेंगे, समझ में आया? तो इसकी भी मिरर प्लेन सिमेट्री देखो, क्या यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, आपने सेंटर पर लाइन खींची, प्लस के आगे प्लस दिख रहा है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव, प्लस के आगे प्लस दिख रहा है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव, यानी कि एम यहाँ पर एस है। इतनी चीज समझ में आई? अब इतना तो समझ रहे हैं, एम यहाँ पर एस है मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री यहाँ पर को प्रेजेंट है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। ओके, अगले में क्या यहाँ पर को सिमेट्री एलिमेंट मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, आपने सेंटर से लाइन ड्रॉ की, सेंटर से प्लेन रखा, तो क्या यहाँ पर को आपको बिल्कुल मिरर जैसे दिख रहे, नहीं दिख रहे, ये पॉजिटिव दिख रहा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, इसमें देखो प्रेजेंट है एब्सेंट है, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपने लिखा सिमेट्रिकल एस। ओके, अगले केस में क्या यहाँ पर को प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, तो देखो क्या यहाँ पर को प्रेजेंट है, नहीं है, तो आपने क्या लिखा, मिरर प्लेन सिमेट्री एब्सेंट है। इतनी चीज क्लियर आई? तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कोरिलेशन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर को लिखेंगे कोरिलेशन डायग्राम, और यहाँ पर अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ओके, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों एंटी होते हैं, ये दोनों आपके बॉन्डिंग होते हैं, ये दोनों आपके बॉन्डिंग होते हैं, ये दोनों आपके एंटी होते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे ना, अपने दोनों चारों टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे, सिग्मा स्टार पाई सिग्मा, जो भी ड्रॉ किए थे, इनकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि मिरर प्लेन सिमेट्री को रखना है। पहले वाला एम ए था, दूसरा वाला एम ए था, तीसरा वाला एम एस था। देखो यही तो उतारा हमने, देखो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। देखो हमने क्या किया, एम ए एम एस और एम एस, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम ए एम एस, ये भी होगा आपका एम एस। ओके, और इसका क्या लिखा, यहाँ पे देखो हम लिखा एम ए एम एस, ठीक है, तो ये देखो एम ए एम एस, इतनी चीज समझ में आई? अब बस आपने इनकी सिमेट्री एलिमेंट निकाल दी, इनको आपस में कोरिलेट करो, तो कोरिलेट करके क्या होगा, देखो होता क्या है, मैं आपको अब थोड़ा सा मुझे बताने दो। मैंने आपको पहले भी क्या बोला था, मैंने बोला था देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे भी बताया था, ठीक है। और मैंने बोला कि ग्राउंड स्टेट में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये तो मैंने दिखा दिया, ये मेरी रिएक्शन में है। और रिएक्शन कंडीशन मैंने बोला कि यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड हो रही है, थर्मली प्रोसीड हो रही है। तो हमने क्या बोला था, जब भी रिएक्शन थर्मली प्रोसीड होती है तो ये जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर को क्या कर दूं, ग्राउंड स्टेट ये है, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन यहाँ पर थर्मली नहीं, मैंने आप बोला कि रिएक्शन मेरी फोटोकेमिकली है, तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके क्या कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर को कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज आपने अपने माइंड पर रखनी है कि अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, फोटो वाली होगी, सॉरी थर्मल वाली होगी, हीट दी होगी, तो उस कंडीशन में कभी भी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते। अगर हमने फोटो लिया है तो उस केस में अलाउड होगा। ओके, तो अब मैं आपको यही चीज दिखाना जा रही हूँ, यहाँ पे आप देखो हमने कोरिलेशन किया, ठीक है, कोरिलेशन किया मतलब क्या किया, हमने क्या किया, इनकी सिमेट्री एलिमेंट को आपस में मैच किया। तो अब आप देखो, मैं इनको इरेज करके आपको दिखाती हूँ, देखो कौन सी सिमेट्री एलिमेंट किससे मैच कर रहा है, हमारी सिमेट्री एलिमेंट क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी तो हमारी रिएक्शन अलाउड कहेंगे। तो देखो यहाँ पर आप देखो, आपका जो ये एंटी एंटी, देखो पहले नीचे से देखते हैं हमारा, क्योंकि ये बॉन्डिंग वाला है, तो ये बॉन्डिंग वाला एरिया है, इतना हमारा बॉन्डिंग वाला एरिया, ठीक है। तो आपने देखा जो आपका सिग्मा वाली बॉन्डिंग है, सिग्मा वाली रिएक्टेंट की बॉन्डिंग और आपके जो साई4 है इसकी सिमेट्री एलिमेंट मैच कर रही है, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपने जब आपने रिएक्टेंट का पाई देखा, यानी कि रिएक्टेंट का बॉन्डिंग वाला पोर्शन देखा, पाई वाला देखा, और अपने प्रोडक्ट का साई3 देखा, तो आपने क्या देखा, जो रिएक्टेंट है वो तो सिमेट्रिकल है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो असिमेट्रिकल है, यानी कि इन दोनों के बीच में सिमेट्री एलिमेंट कंजर्व नहीं है, यानी कि ये दोनों की सिमेट्री मैच नहीं कर रही है। ओके, तो ऊपर देखो
यहाँ पर आपने देखा क्या इन दोनों की मैच कर रही है, इन दोनों की आपस में मैच कर रही है, नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये भी आपके सिमेट्रिकली, ये क्या है, असिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों भी आपस में मैच नहीं कर रहे। कौन मैच कर रहे हैं? ये दोनों तो आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में मैच कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि ये इससे कोरिलेट कर रहा है और ये इससे कोरिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉन्डिंग वाला है, बॉन्डिंग मतलब जो हमारा ग्राउंड स्टेट है, वो किससे कोरिलेट कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट से कोरिलेट कर रहा है। ये हमारे ग्राउंड वाले, ये हमारे ग्राउंड है, ये हमारे एक्साइटेड है, फर्स्ट एक्साइटेड है। तो आपने क्या देखा, हमारा जो कोरिलेशन हो रहा है वो ग्राउंड ग्राउंड में, एक्साइटेड एक्साइटेड में नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, ग्राउंड वाले एक्साइटेड से कोरिलेट कर रहे हैं, एक्साइटेड वाले ग्राउंड से कोरिलेट कर रहे हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर को क्या लिखा है, अब आप ये थ्योरी पढ़ के समझ जाएंगे। तो ये बोल रहा है, सिंस इन अ ग्राउंड स्टेट bonding orbit of a reactant do not correlate with the bonding orbit of a product with respect to a symmetry conserved during a reaction. Okay, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ग्राउंड स्टेट में जो आपकी ये ऑर्बिट प्रेजेंट है, जो आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिट है, वो आपकी क्या है, दूसरे जो प्रोडक्ट के, जो आपकी रिएक्टेंट के जो, समझ में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट के जो ऑर्बिट थे ये और ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट में जो प्रोडक्ट के ऑर्बिट है उनसे कोरिलेट नहीं कर रहे। ये वाला कर रहा है बट ये नहीं कर रहा। किसके साथ कर रहा है, ये कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में जो आपके ऑर्बिट है उनके साथ कोरिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो कभी भी थर्मली अलाउड नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब भी हमारी रिएक्शन थर्मली होती है, थर्मल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते जब हम लोग थर्मल कंडीशन देते हैं। अगर हम फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं उस केस में अलाउड होगा कि आपका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन थर्मल कंडीशन में नहीं। थर्मल कंडीशन है तो उस केस में ग्राउंड स्टेट के जो ऑर्बिट है वो आपस में कोरिलेट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट की जो ऑर्बिट है वो आपस में कोरिलेट करेंगे। समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर को थर्मली डिसअलाउड ये प्रोसेस है। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, ये प्रोसेस आपकी क्या है, ये आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी थर्मली अलाउड नहीं है, वो ये आपकी थर्मली डिसअलाउड है और फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस है। तो हमने यही तो देखना था। हमको क्या देखने को मिला, ये बोल रहा है however if we consider the first excited state, लेकिन हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हमने देखा कि जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। तो आपने देखा ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ग्राउंड स्टेट के जो रिएक्टेंट का जो ग्राउंड स्टेट है वो प्रोडक्ट के एक्साइटेड स्टेट को कोरिलेट कर रहा है, और जो आपका रिएक्टेंट का एक्साइटेड स्टेट है वो आपके प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में कोरिलेशन हुआ। और ये कब होता, जब हमारी रिएक्शन फोटोकेमिकली होती है। समझ में आया? तो यही चीज आपके वुडवर्ड और हॉफमैन जो केमिस्ट थे, इन्होंने एक सिंपल से फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने यही बोला, देखो आपका जो सिस्टम है वो 4 एंड पाई वाला सिस्टम है, और जब भी आप 4 एंड पाई वाले सिस्टम में कौन सा रोटेशन किया आपने, कौन रोटेटरी किया, डिस रोटेटरी किया आपने किया। यहाँ पर को देखो, आपका 4 एन वाला सिस्टम था, आपने 4 एन वाले सिस्टम में डिस रोटेटरी मोशन लिया। तो डिस रोटेटरी मोशन से जब भी आपकी रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि फोटोन्स की प्रेजेंस में होती है, थर्मल यानी कि हीट की प्रेजेंस में नहीं होती। तो ये आपको क्या है, सिंपल से फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दिया था। आप यहाँ पर से कंफर्म भी कर सकते हैं, आपको पता चल गया ना। यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया कि आपका यहाँ पर को ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में रिलेशन है। इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी थर्मली तो नहीं हो सकती, क्योंकि थर्मल कंडीशन में दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होता। फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन दोनों के बीच में, यानी कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में रिलेशन हो रहा है, इसलिए आपकी जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल है। और यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी कि अगर आपका देखो, अगर आपकी रिएक्शन क्या है, 4n वाली है, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और आप कौन सा मोड फॉलो कर रहे हैं, डिसरोटेटरी मोड को फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकली होगी, फोटोकेमिकली होगी, थर्मली नहीं होगी। समझ में आया? अब हम लोग ने क्या किया, कॉन रोटेटरी के लिए तो देखा, ये होता है आपका कोरिलेशन डायग्राम। ठीक है, तो आप इतने एग्जांपल से समझ जाइएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कोरिलेशन, इसका तो देख लिया, कॉन डिस रोटेटरी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कॉन रोटेटरी। ठीक है, तो देखो कॉन रोटेटरी में भी हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के पास। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या किया, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइक्लिक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, असाइक्लिक। तो आपने वही चीज किया, आपने इसके क्या किया, आपने यहाँ पर ऑर्बिट दिखाया। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव,
यहाँ पर आपके पॉजिटिव पॉजिटिव पास होंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर आप कॉन रोटेशन कराते हैं तो क्या होता है, अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, तो आपने वही किया, यहाँ पर पॉजिटिव रखा, यहाँ पर नेगेटिव रख दो, यहाँ पर नेगेटिव रखा, यहाँ पर पॉजिटिव रख दो। सिंपल सी बात है, ये चीज आप माइंड पर रख लीजिए। ओके, और ये दोनों के बीच में जब आपको, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका प्रोडक्ट है, इनके बीच में आप कोरिलेशन डायग्राम अब आपको ड्रॉ करना है। ओके, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे आपको पता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो दोनों सिमेट्री एलिमेंट है, इसके पास M भी है C2 भी है, बस प्रोडक्ट के पास किस कौन सी है, तो प्रोडक्ट के पास क्या होती है, सिर्फ C2 होती है। तो याद रखना कि कॉन रोटेटरी के केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास C2 होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन रोटेटरी मतलब C, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन प्रेजेंट होगी, वो भी होगी C, यानी कि दोनों क्या होगी, CC वाले होंगे। तो अगर आप कॉन रोटेटरी मोशन में लाते हैं तो कॉन रोटेटरी मोशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कौन सी सिमेट्री एलिमेंट होती है, C2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कोरिलेशन बनाएंगे वो C2 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो वही चीज आपने करना है, पहले आप लिखेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि है साइक्लोब्यूटेन, दूसरा लिखेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन जो है आपका प्रोडक्ट। ओके, अब इनका क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, तो आपने चार चार लिए। देखो पहले आपको पता है साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। ओके, इस साइड क्या लेंगे, पाई सिग्मा, सॉरी पहले आएगा आपका सिग्मा फिर होगा आपका पाई, पहले होगा आपका सिग्मा फिर होगा आपका पाई, फिर आप लिखेंगे पाई स्टार, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार। ओके, अब क्या दिखाएंगे इनमें, तो देखो वही चीज जैसा आपने किया, पहले सिग्मा है तो आपने सिग्मा ऑर्बिट की यहाँ पे बात की, सिग्मा ऑर्बिट आपका बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड कब बनेगा, जब सेम सेम साइन सेम सेम साथ होंगे। तो आपने इससे नेगेटिव इससे नेगेटिव, अगर देखो अगर ये गलत कर देंगे तो सिमेट्री एलिमेंट गलत निकल जाएंगे और कोरिलेशन डायग्राम गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, जब हम लोग ये बॉन्डिंग वाले स्टार जिनके ऊपर लगता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग वाले हैं, तो हमने यहाँ पर को ऐसे अरेंज करना है कि इनके बीच में बॉन्ड बने। तो बॉन्ड कब बनता है, जब सेम सेम साइन वाले होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पास, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर। ओके, अब यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को देखो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, बॉन्डिंग वाला है ना, तो बॉन्डिंग है तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पाई ऑर्बिट है उसके रिस्पेक्ट में बनाया, तो बॉन्डिंग है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पास, नेगेटिव नेगेटिव पास। अब इसी का उल्टा आप यहाँ कर देंगे, ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और ये अब आपका एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ उसी का उल्टा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव ना होने के बजाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ताकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड ना बन पाए। इतनी चीज क्लियर है, ये समझे। अब क्या होगा, अब आपने ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी करना है, प्रोडक्ट में कितने हैं, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, कैसे करेंगे, तो मैंने आपको देखो क्या बताया था, नोट देखो, साई 1 के केस में नोट कितना होता है, 0, साई 2 के केस में 1, साई 3 के केस में 2 और साई 4 के केस में 3। ओके, तो कैसे नोट लगाएंगे, पहले में आपने नोट, एक भी नोट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आपने इसे पॉजिटिव नेगेटिव किया तो इसके एडजेसेंट वाला भी सेम रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके एडजेसेंट वाला भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव, उसके एडजेसेंट वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, उसके अगला वाला क्या होगा, आपके पास एक नोड है तो नोड कहाँ लगाएंगे, आप सीधे सेंटर पर लगा दो, तो अगर ये आप पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं तो ये इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी ये यहाँ तो कोई नोड नहीं है तो ये सेम रहेंगे, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अगला है साई 3, साई 3 में कितने नोड दिखाए, 2 नोड, तो आप एक नोड यहाँ लगा दो, एक नोड यहाँ लगा दो, तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ तो नोड नहीं है तो सेम हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर फिर नोड आ गया तो ये उल्टा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। ठीक, सिंपल है। साई 4 मतलब क्या हुआ, 3 नोड। ओके, तो 3 नोड 1 2 3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 3 नोड है तो अगर इससे आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं तो यहाँ नोड लगने की वजह से ये उल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नोट यहाँ पर आ जाएगा अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नोट तो फिर उल्टा हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आई, तो यही चीज आपने यहाँ पर को करनी है। ठीक है, तो बट आपने छोटी छोटी चीजों को माइंड पर रखना है कि आपने कब कौन सी सिमेट्री एलिमेंट को देखना है, यानी कि कब कौन सी सिमेट्री एलिमेंट कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आपको ये चीज पता नहीं होती कि जब आप कॉन रोटेटरी कराते हैं तो कौन सी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कंजर्व रहती है, तो आप यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करने लगते हैं जो कि कंजर्व ही नहीं रहती है, और मिरर प्लेन सिमेट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ कोरिलेशन डायग्राम बनाते तो आपका आंसर आ जाता गलत। तो ये छोटी छोटी चीजें माइंड पर रखनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बस आपने अपनी सिमेट्री एलिमेंट को चेक करना है कि कौन सी सिमेट्री एलिमेंट, मतलब किस ऑर्बिट में सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है। ओके, तो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सिग्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिग्मा के केस में क्या है, C2 को कैसे चेक करते हो, तो देखो ना C2 को ऐसे चेक करते हैं, आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, और इसको आपने रोटेट कर देना है 180 डिग्री के एंगल से। ओके, तो जब आप इसे 180 डिग्री से एंगल से रोटेट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन आगे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन पीछे, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये कैसे आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आगे, समझ में आ रहा,
ये वाला पोर्शन आगे आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो आपको क्या दिखा, ये स्ट्रक्चर आपको इसके सिमिलर लग रहा है, ये दोनों इमेज आइडेंटिकल लग रही, मैंने ऊपर से ऐसा नहीं बनाया बट ये दोनों आपको आइडेंटिकल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इट मींस यहाँ पर को C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो हमने लिखा सिमेट्रिकल। ओके, अगला एग्जांपल देखो, अगले के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर को हम लोग कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पर आपके ऑर्बिट नीचे साइड थे तो हमने यहाँ पे लगाया, अब आपकी ऑर्बिट ऊपर साइड है तो आप कहाँ से डालेंगे एक्सिस, यहाँ से डालेंगे आप अपनी एक्सिस और इसे रोटेट कर दो। ठीक है, आपने इसे रोटेट कर दिया तो क्या देखा, ये नेगेटिव वाला ऊपर आया, पॉजिटिव वाला नीचे, और ये नेगेटिव वाला ऊपर, पॉजिटिव वाला नीचे। तो क्या ये इमेज बिल्कुल आइडेंटिकल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए उसके बदले नेगेटिव आ गया। इट मींस यहाँ पर को C2 एक्सिस क्या अपसेंट है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पर आपने अगेन रोटेशन किया, आपने क्या देखा, ये साइड है आपकी पॉजिटिव, ये है आपकी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये है आपकी पॉजिटिव, आपने रोटेट किया तो आपने देखा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखो क्या ये दोनों आपको आइडेंटिकल लग रही, एक हद तक आपको आइडेंटिकल लग सकती है, कैसे, आपको देखो ये आपका क्या था, आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपने क्या किया, यहाँ से इस साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिखा, पहले नहीं दिखा नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, आपने क्या, आप आगे से भी देख सकते हैं पीछे से भी देख सकते हैं, आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको पहले मिला पॉजिटिव फिर मिला नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर था नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ मिला नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, जैसे आपने यहाँ देखा, आप बोलेंगे हम पीछे से यहाँ भी तो देख सकते थे, समझ में आ रहा, आपने क्या किया, यहाँ इसको उल्टा किया तो नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव। अब आप चाहे आगे से देखो पीछे से देखो, ऊपर हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ दोनों साइड नेगेटिव है, लेकिन हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें बोला नेगेटिव होना चाहिए, तो देखो आपके पास एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है, यानी कि यहाँ पर को C2 क्या है प्रेजेंट है, यानी कि सिमेट्रिकल है। यहाँ पर क्या है अपसेंट, कैसे है, आपने यहाँ C2 एक्सिस डाला, उल्टा किया तो आपको क्या मिला, पहले नेगेटिव मिला फिर पॉजिटिव मिला, फिर क्या मिला आपको, नेगेटिव मिला फिर आपको मिला पॉजिटिव। अब आप देखो यहाँ पर पहले क्या है पॉजिटिव है, लास्ट में भी क्या, यहाँ लास्ट में क्या है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर को ये दोनों इमेज आपको आइडेंटिकल नहीं लग रही, तो यानी कि ये दोनों ये क्या हो गया सिमेट्रिकली, क्या बोल सकते हैं, ये क्या है असिमेट्रिक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अपसेंट है। ओके, तो ये बना। सिमिलरली आप इसका भी C2 एक्सिस देखा, मैंने आपको पहले लेक्चर पे आपको C2 एक्सिस निकालना बताया था, आपने इन दोनों का निकाला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पर रख देंगे, बना देंगे अपना कोरिलेशन डायग्राम, सिग्मा स्टार सिग्मा पाई, ठीक है, ये है आपका, ये होगा आपका पाई, ये होगा आपका सिग्मा, ठीक है। और यहाँ आपने साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, अब आपने क्या किया, देखो ये था आपका C2 अपसेंट था, यहाँ पर आपका प्रेजेंट था, अपसेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ अपसेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, ये अपसेंट था, ये था प्रेजेंट। तो अब आपने क्या चेक किया, आपने चेक करना है, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो आप अब सिमेट्रिकली चेक करो, यहाँ पर कुछ सिमेट्रिकली अलाउड है, नहीं है, तो आप देख सकते हैं क्या सिमेट्री मैच हो रही है, ये देखो ये वाला इससे रिलेट कर सकता है, ये देखो ये आपका, देखो ये सिमेट्रिकल है बट ये असिमेट्रिकल है, लेकिन इसके ऊपर वाला तो सिमेट्रिकल है, तो आपने इसे यहाँ डाल दिया और इसको आपने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ देखा ये C2 एक्सिस यहाँ पर को सिमेट्रिकल है, तो ये वाली भी तो सिमेट्रिकल है, आपने इसे इससे कोरिलेट किया, इससे कोरिलेट किया, तो आपने क्या देखा, यहाँ आपने ये चीज ऑब्जर्व किया कि ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिट है वो आपके एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिट से कोरिलेट नहीं हुए, आपस में कोरिलेट हुए, बट ग्राउंड वाले ग्राउंड से कोरिलेट हुए, आपके एक्साइटेड वाले एक्साइटेड से कोरिलेट हुए। इसका मतलब ऐसा कब होता है, जब ग्राउंड वाले अपना काम करते हैं, एक्साइटेड वाला अपना अलग काम करता है, ये कब होता है, जब आपकी रिएक्शन क्या होती है, थर्मली होती है। जब आपकी रिएक्शन थर्मली होती है तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, आप देख सकते हैं ये दोनों सेपरेट है, ये आपस में कोरिलेट हो रही, ये आपस में कोरिलेट हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं आ रहा। समझ में आ रहा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका देखो ये बोल रहा है इन ग्राउंड स्टेट द बॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ ए रिएक्टेंट कोरिलेट विद द बॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ सिमेट्री एलिमेंट। तो आपने बोला सिमेट्री एलिमेंट यहाँ कंजर्व है, इसलिए ये आपकी थर्मली अलाउड प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि आपने क्या देखा कि ग्राउंड स्टेट में जो रिएक्टेंट की ऑर्बिट है और आपके ग्राउंड स्टेट में जो प्रोडक्ट की ऑर्बिट है ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिट के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। क्या हो रहा, ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिट है वही आपके चाहे रिएक्टेंट के हैं वो प्रोडक्ट के हैं वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिट के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे। इट मींस ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, थर्मली अलाउड होगी। समझ में आया, तो यही होती है आपकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला हमने थोड़ा इतना पोर्शन आज कवर किया, काफी लेंथी वीडियो लग जाती है, मैं भी थक जाती हूँ बोलते बोलते। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अभी हमने कौन और डिस्मोड पढ़ा, ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा।
और हमने क्या पढ़ा, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पीएमओ अप्रोच और एफएमओ अप्रोच को डिस्कस करेंगे। होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।